हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई हमारे साथ, है ना, बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो, है ना, हमारा क्या चल रहा है, 11th केमिस्ट्री का, है ना। 11th केमिस्ट्री का क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अपन ने कल क्या क्या देख लिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने देखा था EMW। क्या देखा था, EMW, नॉट अ BMW, दिस इज द EMW। ठीक है, EMW मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसा वाला, है ना, ऐसा वाला, और ये वाला। ठीक है, ठीक है, याद आया। ये वाला नहीं, ये वाला, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे स्रंग, और इसको बोलते थे गर्त। इसको क्या बोलते थे, गर्त। और स्रंग से स्रंग तक की लंबाई अपन बोलते हैं क्या, लैम्डा, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, है ना। और इसको बोलते हैं आयाम, गहराई और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, है ना। और क्या लिखे थे, ठीक, और क्या लिखे थे, आवृत्ति थोड़ा सा v को ना हल्का सा ऐसा मोड़ देना, ये आवृत्ति का फॉर्म ले लेता है। आवृत्ति बराबर होता है अपना 1 लैम्डा। क्या होता है, 1 लैम्डा। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती नहीं होता, नहीं जी, 1 लैम्डा नहीं होता। आवृत्ति बराबर होता है 1/t। क्या होता है, 1/t। उसके बाद चाल बराबर देखे थे, c बराबर होता है, चाल बराबर होता है अपना h म्यू, सॉरी, लैम्डा इनटू म्यू, ऐसा होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। ठीक है, और इससे पहले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर से और पहले लेक्चर में अपन ने एक चीज और देखी थी कि टोटल एनर्जी बराबर होता है -13.6 Z² एंड n²। ये भी देखा था, याद है कि नहीं जी, भूल गए, ये भी याद है जी, बिल्कुल। ठीक है, ये भी याद है, ठीक है। और क्या लिखे थे, हो गया, बस इतना। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं, और हाँ एक चीज और एक चीज देखे थे, प्लैंक कांस्टेंट E = h म्यू। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं म्यू का वैल्यू निकाल लूं, चलेगा। यहां से मैं म्यू का वैल्यू निकाल देता हूं, है ना, म्यू का वैल्यू निकाल देता हूं, तो मेरे पास मिलता है c/लैम्डा। क्या मिलता है, c/लैम्डा। इस c/लैम्डा को मैं यहां पास पुट करता हूं, तो मेरे पास मिलता है E = hc/लैम्डा। क्या मिलता है, hc/लैम्डा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लो, और ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आज इसी दोनों फॉर्मूले के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज का पूरा क्या बोलते हैं, आज का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर। ठीक है, अब आज अपन क्या पढ़ने वाले, आज अपन मेन तरीके से चालू करने वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अपन फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइन छोड़ रही थी, है ना, जो इलेक्ट्रॉन से लाइन जो छोड़ रहा था, वो एक्चुअल में था क्या, है ना, वो एक्चुअल में था, थोड़ा बता दूं, जो एक्चुअल में जो लाइन आ रहा था अपने पास, है ना, एक्चुअल में जो लाइन आ रहा था, वो एक लैम्डा की ऊर्जा थी। क्या थी, लैम्डा की ऊर्जा थी। ठीक है, लैम्डा को
एंगस्ट्रॉन से दर्शाते हैं और वही एंगस्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रॉन से आज पहले तो ग्रहण कर रहा था, फिर उसके बाद उच्च ऊर्जा से जब वो निम्न ऊर्जा में जा रहा था तो क्या कर रहा था, इसी लैम्डा को वापस छोड़ दे रहा था और अपने पास क्या आ रहा था, एक स्पेक्ट्रम लाइन इस प्रकार से अपने को दिख रही थी, है ना। जहां तक याद होगा तो मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो बताया हूँ वो कोई भी दिमाग में खटके ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपने पास टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? सबसे पहले बता दूं, एक बार कल भी बताया था, आज और बता देता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। सबसे पहले ये मान के चलो अर्ध गोला बना रहा हूं, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नाभिक। ठीक है, क्या है, नाभिक है। ठीक है, ये अपने पास है पहला कक्ष, यानी कि पहला ऊर्जा स्तर E1 बोल सकता हूं, है ना, E1 बोल सकता हूं। ठीक है, या फिर टोटल एनर्जी 1 बोल सकता हूं, चलेगा। टोटल एनर्जी 1 भी बोल सकता हूं, चलेगा ना। ठीक है, टोटल एनर्जी 1 भी बोल सकता हूं। इसके इस ऊर्जा स्तर के टोटल एनर्जी 1, है ना, यानी कक्षा 1 ऐसा भी बोल सकता हूं। ये हो गया TE2, चलेगा। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये TE3, TE4 और ये TE5। ठीक है, अब देखो मान के चलो इसमें कहीं भी उपस्थित है अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलते यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ऊर्जा इतनी है कि वो TE1 में, यानी कि टोटल एनर्जी के ऊर्जा स्तर कक्ष में वो सरवाइव कर सके। ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी है कि वो वहीं रह सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से किसी तरंग के रूप में अच्छे से बनाता हूं, है ना, तब मजा आएगा। अब यहां से किसी तरंग के रूप में इसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और वो एनर्जी किसके रूप में जाती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाती है ना। प्लैंक के नियम से अपन ये देखा था कि जो ऊर्जा होती है वो कण के रूप में जाती है ना। तो एक कण के रूप में इलेक्ट्रॉन के आसपास में पहुंच गई। ठीक है, अब ये कण के रूप में इलेक्ट्रॉन के आसपास पहुंच जाती है तो इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा दोनों मिलकर क्या हो जाती है, दोनों ऊर्जाएं मिक्स हो जाती है ना, और अपना एक नया ऊर्जा बना लेती है। नया ऊर्जा मतलब जैसे इसकी ऊर्जा मान के चलो 20 जूल है, कितनी जूल, 20 जूल, और इसकी ऊर्जा है मान के चलो 30 जूल, है ना, 30 जूल है। 20 प्लस 30 50 जूल हो गया। 50 जूल मान के चलो इस ऊर्जा स्तर की है T3 बराबर 50 जूल है, तो ये दोनों 30 प्लस 20 दोनों मिलके क्या हो गया, 50 जूल हो गया। और वो किसमें कूद जाएंगे, वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप किसमें कर जाएगा, इस तीसरे कक्षा में कर जाएगा। किसमें कर जाएगा, तीसरे कक्षा में कर जाएगा, है ना। अब तीसरे कक्षा में जैसे ही वो कूद गया, इसका मतलब है कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। इससे पहुंच गया निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, यानी कि इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। जो बोल रहा हूं अच्छे याद रखना ना, इसको बोलते हैं मूल अवस्था। और जहां से वो एकदम ऊर्जा लेके जिस कक्षा में चले जाता है उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ये है मूल अवस्था। और जैसे ही वो एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ भैया मेरे को मिल गया एनर्जी, अब मैं चला जाता हूँ कहीं और, तो वो चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, किसमें, उत्तेजित अवस्था में। अचानक से जोश आ जाता है 20 जूल मिल के, है ना, अचानक से ऊर्जा मिलता है तो एकदम जोश आ जाता है, भाई मैं घूमने जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, थर्ड वाले कोर्स में, है ना। तो बोलता उत्तेजित अवस्था में आ गया, है ना। अब देखो
अब इसको पता चलता है अरे भैया मैं तो घूम लिया, पैसा वैसा खर्चा हो रहा है, अब मेरे वापस से मूल अवस्था में जाना होगा। तो जब ये वापस से मूल अवस्था में जाता है इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? स्वतः उत्सर्जन। और ये जब ऊपर जा रहा होता है, जब वो ऊपर जा रहा होता है तब इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। ठीक है, जब ये एनर्जी को ग्रहण करता है और ऊपर जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं अवशोषण, और जब ये नीचे आ रहा होता है तब उसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। जब ये अपनी जो निम्न अवस्था में होती है, जैसे कि जिसमें उसको रहना चाहिए, तब उसको बोलते हैं मूल अवस्था। जब वो अपने मूल अवस्था से उठकर किसी दूसरे अवस्था में या फिर दूसरे कक्षा में जाके बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था। अब देखो ये जो तरंगे आ रही हैं, इसकी ऊर्जा इसने अवशोषित कर ली, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली? अवशोषित कर ली। अवशोषित करने के बाद उत्तेजित अवस्था में चला गया। ठीक है, अवशोषित करने के बाद मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला गया, है ना। अब देखो जैसे ही ये अब ये बोलता है मेरे पास खाने पीने के पैसा नहीं हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अब मेरे को यहाँ पास नहीं रहना, मेरे बहुत याद आ रही है घर की, तो ये बोलता है कि मैं जा रहा हूँ भैया अपने मूल अवस्था में। और जब मूल अवस्था में आ रहा होता है तो स्वतः उत्सर्जन कर रहा है। किस चीज का? इस 20 जूल की ऊर्जा का। ठीक है, जितना लिए रहता है उतना ये छोड़ देता है। ठीक है, कितना छोड़ दिया? 20 जूल ऊर्जा वापस से छोड़ दिया। क्या कर दिया? 20 जूल ऊर्जा वापस से छोड़ दिया। और यहाँ बात मान के चलो कोई स्पेक्ट्रम प्लेट लगी है, स्पेक्ट्रम को मापने का, लाइन मापने का कुछ लगा है, तो वहां पास अपने को अगर ये डायरेक्ट यहाँ पास आ जाती है तो अपने को एक लाइन मिलती है। और इसका मन करता है कि भैया अभी तो मैं नानी के घर हूँ, बीच में पड़ता है मौसी के घर थोड़े दिन रुक जाता हूँ, तो यहाँ पास ये इतनी ऊर्जा निकालेगी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का मान लो अंतर है 10 जूल, तो इसके ऊपर 10 जूल निकालेगा। ठीक है, तो उससे भी एक लाइन मिलेगी। फिर उसके बाद अगर ये इसमें आ गया, मौसी के घर रहने के बाद भी इसमें आ गया, तो कितनी ऊर्जा बची थी? फिर 10 जूल यहाँ से निकालेगा। फिर इस 10 जूल का जो लाइन है वो अपने को स्पेक्ट्रम में दिखेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो या ना? कोई बात। ठीक है, इतना समझ लो। यह निम्न ऊर्जा स्तर है जिसमें से उसको बाहर ऊर्जा मिली, है ना। बाहर ऊर्जा मिलके ये उत्तेजित अवस्था में यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। ठीक है, अब उसको ये फील हुआ कि उच्च ऊर्जा स्तर में मैं ज्यादा दिन स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में फिर वापस आता है। उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में फिर वापस आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं और इसी से मिलता है अपने को एक स्पेक्ट्रम मिलता है ना। जब वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है तो अपनी ऊर्जा जो है वो निकालता है ना, उससे अपने को स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है। इतना बस याद है। ठीक है, अब देखो अब यहां पर देखो, अब आते हैं मेन टॉपिक। अब मेन टॉपिक क्या है अपना? मेन टॉपिक ये है कि अब सीधा यहां पर देखो ना, यहां पर ये है मेरा कोई प्रोटॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, और ये ऐसा कुछ बना है और यहाँ पास चलो मान के चलो बीच में बहुत सारे ऊर्जा स्तर है और यहाँ पास है वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके बैठा है। क्या होके बैठा है? उत्तेजित होके बैठा है। ठीक है, उत्तेजित होके बैठा है। ठीक है, बीच में बहुत सारे ऊर्जा स्तर है ना, ऐसे 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 बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसको मानता हूं मैं Te1, है ना। क्या
TE1, ठीक है। और इस ऊर्जा स्तर को मानता हूं TE2, क्या मानता हूं TE2। टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऊर्जा स्तर और टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऊर्जा स्तर, ठीक है। जिसपे वो बैठा है उसको मैं सेकेंड माना, जिसपे वो आएगा जो उसकी मूल अवस्था है ना, उसको मैं TE1 माना, ठीक है। अब इसको तो आना तय है, आएगा है ना, क्योंकि ये जो उत्तेजित होकर जब भी बैठता है तो वहां पर स्टेबल रहता ही नहीं, ठीक है, स्थायी रहता ही नहीं, ये अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये बोलता है भैया मैं आ रहा हूं, तो ये आ जाता है, ठीक है, क्या करता है, ये आ जाता है, ठीक है। अब ये जो आता है, अब ध्यान से सुनो, अब ये जो आता है, ठीक है, अब ये जो आता है तो ये कितनी ऊर्जा बाहर निकालेगी, है ना, कितनी जूल ऊर्जा बाहर निकालेगी वो अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं काम करता हूं इसकी ऊर्जा स्तर, है ना, इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा कर देता हूं तो बीच की ऊर्जा निकल जाएगी, यहां पर देखे थे ना कि जब इलेक्ट्रॉन 20 जूल का था, कितना का था, 30 जूल में था, है ना, यानी कि इसकी ऊर्जा 30 जूल थी, है ना, इलेक्ट्रॉन कितनी जूल थी, 30 जूल थी। अब उसको बाहर से कितना मिला था, उसको 20 जूल, है ना, और वो गया था किसी 50 वाले कक्षक में गया था, 50 वाले में, है ना। तो देखो इसकी खुद की एनर्जी है 30 जूल, ठीक है, और इसकी एनर्जी है 50 जूल, है ना। तो इसने बाहर से कितना लिया, 20 जूल, कितना लिया, 20 जूल, और यहाँ पर जब भी आएगा तो कितना ही उत्सर्जित करेगा, 20 जूल को उत्सर्जित करेगा, क्या 20 जूल को उत्सर्जित करेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्या निकालूंगा, 50 जूल माइनस 30 जूल कर दूंगा तो मेरे को बराबर में 20 जूल मिल जाएगा। जितनी एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी मेरे को प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है भैया, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कि उत्सर्जित ऊर्जा बराबर होगी डेल TE, ठीक है, डेल TE के बराबर होगा। और डेल TE बराबर क्या होता है, डेल TE बराबर होता है TE2 माइनस TE1, ठीक है, TE2 माइनस TE1। मैं एक काम करूंगा, ये T को छोड़ देता हूँ, T को रहने दो, एनर्जी तो है, टोटल हो गया, क्या हो, अपने तो उससे थोड़ी ना मतलब है, इसको हटा देता हूँ, चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अपना जो फॉर्मूला था ना, TE टोटल बराबर था माइनस 13.6 Z²N²। यहां से भी मैं T को हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये यहां पर डेल E बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जितनी ऊर्जा गई है, जितनी ऊर्जा यहाँ से, जितनी ऊर्जा उसको बाहर से दी गई है, यानी कि 20 जूल, है ना, यानी कि h म्यू, कितना, h म्यू, क्या दिए थे, h म्यू दिए थे नहीं, तो ये होगी h म्यू के बराबर, किसके बराबर, h म्यू के बराबर, ठीक है। h म्यू क्यों होगी, क्योंकि अपने पास पता है कि E बराबर होता है h म्यू, कल देखे थे, याद होगा, नहीं होगा तो कल का लेक्चर वापस से देखिए, है ना, ये बराबर होता है, ठीक है। अब देखो आप रखेंगे वैल्यू, अब क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पास डेल E बराबर में अपने पास मिल गया E2 माइनस E1, और वो बराबर है h म्यू के, इसके h म्यू के, ठीक है।
अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ई के जगह ये सब फॉर्मूला लिख दूं, चलेगा? तो E2 यानी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, n2 का स्क्वायर, ठीक है, n2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में क्या आएगा, -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। और बराबर में कितना, h के, तो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो ये वाला फॉर्मूला रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा st अपॉन में लैम्डा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पास आ गया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n1 का स्क्वायर, और वो बराबर है sc अपॉन लैम्डा, ठीक है, इसके sc अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से मैं काम करता हूँ कि इसको उस पार लिख देता हूँ, इसको इस पार लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, जेड स्क्वायर और 13.6 यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन निकालने पर 13.6 जेड स्क्वायर एंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर है ना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी के बेस पे अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ से ये बराबर है sc अपॉन लैम्डा, हाँ ठीक, एक मिनट ना, बस थोड़ा सा ये पॉइंट भूल गया था, sc अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और कर सकता हूँ मैं कि sc अपॉन लैम्डा, तो sc मैं पहले लिख देता हूँ, sc अपॉन लैम्डा वो बराबर होता है 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 1/लैम्डा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में sc h है ना, sc ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ, 13.6 जेड का स्क्वायर, 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन में sc, ठीक है। यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू है 13.6 अपॉन में sc, वो बराबर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट के, इसके रिडबर्ग कांस्टेंट के, ठीक है, यानी कि r, इसको अपन बोल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स, क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है ना, याद रखेंगे, मीटर इनवर्स होता है, ठीक है, मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास अब फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में 1/n का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास ये जो फॉर्मूला आ गया है, अब इसी पे अपन पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं,
ये जो अपना फॉर्मूला आया है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या बहुत मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस पे अपन अब तरंग के बारे में बात करेंगे। तरंग के मतलब तरंग नहीं, तरंग तो बात करनी है, किस प्रकार से जो क्या बोलते हैं वो आ रहा था ना, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से जो आ रहा था और एक लैम्डा की ऊर्जा छोड़ रहा था। किसकी ऊर्जा? लैम्डा के रूप में ऊर्जा छोड़ रहा था, है ना। वो hν के रूप में ऊर्जा नहीं छोड़ रहा था, याद रखना, hν के रूप में ऊर्जा नहीं छोड़ रहा था, वो लैम्डा के रूप में ऊर्जा छोड़ रहा था, एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में ऊर्जा छोड़ रहा था। ठीक है, इतना याद रखना। इसीलिए अपन क्या निकाले हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाले। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाले। अब इसको 10 पढ़ा देखो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर अपने को इक्वेशन सरल होता है। ठीक है, अब देखो अब यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उतारना चाहो तो वीडियो पॉज करके उतारो। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हाइड्रोजन के लिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो कैसी कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दूं। अपन क्या क्या करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन जो परमाणु है उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए अपन बात करने वाले। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लैम्डा की ऊर्जा। ठीक है, लैम्डा की ऊर्जा। ठीक है, ये लैम्डा का मान। ठीक है, अब देखो अपने पास मान के चलो ये हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का नाभिक है। क्या है? हाइड्रोजन का नाभिक है। ठीक है, अपने पास दो चार ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, दो चार ऊर्जा स्तर बने हुए हैं। ऐसा बनाना चलेगा, थोड़ा सा ज्यादा पेंटिंग करता हूँ। दो चार ऊर्जा स्तर बना हुआ है ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको ना एक काम करो, ज्यादा बड़ा बनाते, इसको अनंत मान लो। ठीक है, ये इनफाइनाइट कैसे होगा? जैसे अपन किसी दूसरे पदार्थ से अपन इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके लिए इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या इनफाइनाइट ई है। ठीक है, इसका मान है n बराबर 1, इसका मान है n बराबर 2, n बराबर यानी जो लेवल है कक्षा है 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो अपने पास हाइड्रोजन में एक ही ऊर्जा स्तर होती है और वो है पहला वाला। ठीक है, और उसको मिला है, मान के चलो अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना, इसमें से अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, या फिर उसी का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अनंत में चला गया था। हाँ, उसी का इलेक्ट्रॉन अनंत में चला गया था। ठीक है, तो वो जो है वो अनंत से वापस आ रहा है और मूल अवस्था में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में यानी कि मूल अवस्था में अपना आ गया। ठीक है, अपना क्या हो गया? आ गया। ठीक है, क्या हो गया? आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो फॉर्मूला डिराइव किए थे 1/लैम्डा बराबर r z का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूला से अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे? लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और इसी लैम्डा से अपने को पता चल जाएगा कि वो कितनी एंगस्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, कितनी एंगस्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो जेड क्या होता है। सबसे पहले जेड देख लो। जेड होता है अपना
जेड होता है अपना प्रोटॉनों की संख्या, जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक ही होती है। जरा से पढ़ रहे हैं, एक ही होती है, ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की संख्या एक होती है, यानी कि जेड स्क्वायर का कोई ज्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। अब देखो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r, ठीक है। इधर r into 1 का स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो बन ही आएगा, ठीक है। अब देखो n1 का स्क्वायर यानी कि जी जो मूल अवस्था है, क्या अवस्था? मूल अवस्था की ऊर्जा स्तर, ठीक है। मूल अवस्था की ऊर्जा स्तर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये कोई दूसरा अपन तत्व लेते हैं, दूसरा अपन परमाणु लेते हैं, तो मान के चलो n2 पे होगा तो उसकी मूल अवस्था क्या होगी? 2 होगी, है ना। n3 पे होगा ये 3 पे होगा तो n बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। n2 क्या है? n2 है अपना उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा स्तर, ठीक है। उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा स्तर, यहां पर उत्तेजित अवस्था क्या है? अनंत, क्या है? अनंत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना 1 ये क्या है? n1 यानी मूल अवस्था की ऊर्जा स्तर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का यानी स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है और 1 इनफाइनाइट 0 होता है, ठीक है। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आ गया r into 1, ठीक है, यानी कि 1/लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, कितना? 1/r, ठीक है। और ये 1/r का वैल्यू जो होता है, ये 1/r का वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? 911 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। अब ये मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ऊर्जा स्तर में उपस्थित था, यानी कि इसकी उत्तेजित अवस्था क्या थी? n बराबर 2 थी, ठीक है। और n बराबर 2 से ये वापस आता है अपने मूल अवस्था में, है ना, तब क्या होगा? ठीक है, तो उसका भी निकाल लेते हैं। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू होता है r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये r का तो जेव का तेव रहेगा, जेड स्क्वायर का कोई तो 1 है वैल्यू, है ना। अब देखो मूल अवस्था क्या है? n बराबर 1 है, ठीक है। तो 1/1 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो n बराबर 2 यानी उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर क्या है? n बराबर 2 है, तो यहाँ पास कितना आएगा? -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, बात सही है, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा अपना 4 माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा? r 3/4, ठीक है। लैम्डा बराबर हो जाएगा अपना, लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये होगा 4/3 गुना में 1/r, ये 1/r का वैल्यू कितना होता है? तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3, 1/r का वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू लगभग आएगा, मेरे हिसाब से लगभग आएगा 1214 एंगस्ट्रॉन के आसपास आएगा, है ना। कितना आएगा? 1214 एंगस्ट्रॉन के आसपास आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं, 36 देख लेते हैं एक बार, 36 4 4 और यहाँ पास आएगा 3 3 3 3 3 6 और ये
हाँ देखो ये चीज समथिंग आ रहा है 1214 समथिंग आया, ठीक है। यानी कि देखो अब ये दोनों जो वैल्यू मिला है अपने को क्या बताता है वो ध्यान रखो, ठीक है। सबसे पहला वैल्यू मिला है 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरा वैल्यू मिला है अपने को 1214 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब ये अनंत से होकर मूल अवस्था में आती है तो 911 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ठीक है। और दूसरा अपने को मतलब मिला है कि अब ये जो निम्नतम ऊर्जा यानी कि निम्नतम उच्च ऊर्जा यानी कि अपने जस्ट ऊपर है ना, ये हो गया मैक्सिमम और ये का मिनिमम उच्च ऊर्जा यानी कि n बराबर 2 से होगा कि अगर ये मूल अवस्था में आती है तो अपने को 1214 एंगस्ट्रॉम के आसपास प्राप्त होता है, ठीक है। और यही दोनों जो है वो ऐसे निकल के मतलब इसी प्रकार जो परमाणु से जो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आती है और वही अपने को लाइन के रूप में स्पेक्ट्रम के लाइन के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर भी ऐसे स्पेक्ट्रम के लाइन के रूप में अपने को यही सब दिखाई देगा, ठीक है। यही सब दिखाई देता है। किसको दिखाई दिया था? सॉरी मैक्सवेल भैया, इसको मैक्सवेल को निकाला था क्या? हाँ मैक्सवेल को दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये जानने की चीज है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। यहाँ पर देखना कि अगर कहीं से भी उठकर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा पे आती है ना, कहीं से भी उठ करके पहले कक्षा पे आती है, चाहे वो अनंत से आए या पांचवें से आए या चौथे से आए या तीसरे से आए या दूसरे से आए, ठीक है। तो इस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के सेकंड वाले में आए, सेकंड वाले ऊर्जा स्तर में आए, ठीक है, सेकंड वाले ऊर्जा स्तर में आए, वो अनंत से है, 5 से है, 4 से है, 3 से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वाले श्रेणी को बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं? बामर बोलते हैं, हाँ बामर श्रेणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तीसरे में आए, वो अनंत से आए, पांचवें से आए या चौथे से आए, तो इस श्रेणी को बोलते हैं अपन पाश्चन श्रेणी। क्या बोलते हैं? पाश्चन श्रेणी। क्या कहते हैं? पाश्चन श्रेणी, ठीक है। और चौथे पे आए उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं जी? उसको बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। और इसको बोलते हैं, पांचवें में आए तो उसको बोलते हैं पीफुंड श्रेणी। क्या कहते हैं? पीफुंड श्रेणी। कहीं बुक में फंड श्रेणी या पुंड श्रेणी ऐसा करके लिखा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। पीफुंड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया कि हाइड्रोजन मतलब स्पेक्ट्रम में जो लाइन दिख रही थी वो किस प्रकार से दिख रही थी अपने को, वो इस प्रकार से दिख रही थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यही पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ भैया लाइक करना भूलना मत, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। बाय बाय।